दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं चुभा है, मोहब्बत ये नहीं तो क्या है। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमसीटीए का पेपर। एमसीटीए मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का पेपर। ये पेपर वर्ष 2025 से ऑब्जेक्टिव मोड में होने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस आपने देख लिया है। आज हम लोग करने वाले हैं प्रेरणा दी। आपकी जो है 3 टॉपिक इसका कवर करवा चुकी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तीनों में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दी हैं। और आज मैं करने वाला हूं पार्ट 2, जिसमें क्या करेंगे तो यूनिट 1 कंप्लीट करूंगा। ठीक है, यूनिट 1 इसका मैं कंप्लीट करूंगा। यूनिट 1 देखिए क्या क्या पढ़ना है। तो पहले पेपर के बारे में बता देता हूँ। ये पेपर जो है ना 75 नंबर का है। ठीक, 75 नंबर का है, 75 मार्क्स का। और पेपर पेपर 75 नंबर का है। ठीक, और क्या चीज़ है, हाँ देखिए फेस दिखा के बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीज़ें हमको समझानी होंगी। ठीक है, लेकिन यार फेस नहीं दिखाएंगे, अच्छा नहीं दिख रहा है। चलिए ऐसे ही समझिए। 75 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर लाना होगा। और पिछले 2 सालों में ये पेपर हमेशा इंग्लिश मीडियम में हुआ है। ठीक है, हमेशा इंग्लिश में ही एग्जाम हुआ है, मतलब पेपर केवल और केवल इंग्लिश भाषा में आया है। ठीक है, आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा। और इस बार से पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होने जा रहा है। पहले सब्जेक्टिव था, अब ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें लाने के लिए कितना मार्क्स है आपको? आपको लाना है 30 नंबर। ठीक है, कितना आपको लाना होगा? 30 मार्क्स लाना होगा बस। तो 30 नंबर लाना होगा आपको। और इस बार से उम्मीद है कि पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आएगा। ठीक है, कंफर्म तो नहीं बोल सकता हूँ, बट ज़्यादा संभावना है कि इस बार से पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का रहेगा, या फिर प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, और तब 75 क्वेश्चन रहेंगे। अगर 1 नंबर या क्वेश्चन आएगा तो 75 को, और 1.5 नंबर या क्वेश्चन आएगा तो 50 को। नेगेटिव मार्किंग एक भी नहीं रहेगा। ठीक है, इस पेपर में। और ब्लैक पेन आपको ले जाना होगा। ब्लैक पेन ले जाइएगा और उसके बाद आपको जो है ना एग्जाम में बैठना है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और एक चीज मैं दिखा देता हूँ कि किसका किस दिन पेपर का एग्जाम होगा। पहले ये देख लेते हैं, मतलब पहले जानकारी ले लेते हैं। पढ़ना लिखना तो है ही है। ठीक है, किसका किस दिन पेपर होगा पहले ये देख लीजिए। ओके, फिर हम लोग समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक एग्जाम प्रोग्राम भी चेंज हुआ है, आपको मालूम होगा। आपका जो ये पेपर था इंग्लिश का पेपर, ग्रुप ए और बी वालों का चेंज हुआ है। बाकी सी वालों का ज्यों का त्यों होगा। ग्रुप ए इंग्लिश ऑनर सॉरी ग्रुप ए के जितने भी स्टूडेंट हैं जो जिनका एईसी इंग्लिश था, उनका 23 तारीख को जिनका एग्जाम था फर्स्ट सिटिंग में, उनका हो गया 26 तारीख के सेकेंड सिटिंग में। ठीक, और जिनका 23 तारीख को एग्जाम था सेकेंड सिटिंग में, उनका हो गया है 7 मार्च को सेकेंड सिटिंग में। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये ग्रुप ए एंड ग्रुप बी वालों का चेंज कर दिया गया है इंग्लिश का। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे ग्रुप सी वाले जो इंग्लिश है उनका सेम टाइम पे होगा, यानी ग्रुप सी ये वाला। 25 तारीख का एग्जाम चेंज नहीं किया गया, केवल 23 तारीख वाला एग्जाम चेंज किया गया है। 23 तारीख फर्स्ट सिटिंग वाला कर दिया है। ठीक है, और ये वाला भी कर दिया है चेंज आपका। ओके, तो 23 तारीख वाला चेंज कर दिया। कब कब और एक बार देख लीजिए। 23 तारीख का जो एग्जाम था इसके लिए अलग से एडमिट कार्ड नहीं आएगा। 26 तारीख को किया है 23 तारीख वाला, 26 तारीख को 3 दिन बाद। और 23 तारीख सेकेंड सिटिंग वाला किया है 7 मार्च को। ठीक है, लगभग 6-7 दिन बाद। बाकी मैथ का एग्जाम ज्यों के त्यों होगा। मैथ ग्रुप ए, ग्रुप ए यानी कि ये सारे ऑनर्स वालों का एग्जाम कब होगा? ग्रुप ए में होगा। केमिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी वगैरह, समझ रहे हैं ना। तो अगर आपका सब्जेक्ट ग्रुप ए ऑनर्स का है तो आपका मैथ कब होगा? तो ये 16 तारीख फर्स्ट सिटिंग में, ग्रुप बी वालों का सेकेंड सिटिंग में, एंड ग्रुप सी वालों का हो जाएगा कब है? तो 18 के बाद, 1 मिनट सॉरी, 16 तारीख को मैथ है, फिर 17 तारीख को ग्रुप सी वालों का। ठीक है, 1 मिनट, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, गलती बोल रहा हूँ। 18 तारीख को है ग्रुप ए का, और ग्रुप ए के बाद बी का है सेकेंड सिटिंग में 18 तारीख को ही। एंड ग्रुप सी का है कब आपका? तो 20 तारीख को। ठीक, 19 को छुट्टी है। 19 को शुक्रवार पड़ता है, लेकिन किस लिए छुट्टी है मालूम नहीं। ठीक है, 20 तारीख को फिर एग्जाम, सॉरी 19 को गुरुवार पड़ता है, 20 को शुक्रवार पड़ता है। तो ये देख लिए, ग्रुप ए बी सी का एग्जाम ज्यों का त्यों रहेगा, और ये इंग्लिश का चेंज किया गया है। चलिए
तो ये पेपर में यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है, कॉमर्शियल एरिथमेटिक पढ़ना है, ठीक है, वाणिज्यिक अंक गणित जिसको बोलेंगे। और पहला है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक। दूसरा क्या है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है पार्टनरशिप मतलब साझेदारी, ठीक है। चौथा पढ़ना है परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। नेक्स्ट है एवरेज मतलब होता है क्या बोलते हैं, औसत। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात, ठीक है। नेक्स्ट है एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल या क्षेत्रफल ही बोलेंगे यार, ठीक है। वॉल्यूम एंड सरफेस, ठीक है, जिसमें आयतन निकालना होता है। नेक्स्ट एरिया, वॉल्यूम, सरफेस, एरिया, ये तीनों है, आयतन और ये सब क्षेत्रफल निकालने वाला। लाइनर एंड क्वाड्रिक इक्वेशन, ओके। तो ये पढ़ने हैं आपको पूरा यूनिट 1 में। तो चलिए यूनिट 1 में कंप्लीट कराता हूँ, बाकी सभी यूनिट आपकी प्रेरणा दी ले लेंगे, ठीक है। यूनिट 1 कॉमर्शियल एरिथमेटिक वाणिज्यिक अंकगणित पाठ है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा और आपको जो है इसका फॉर्मूला, यूनिट 1 में केवल हमने फॉर्मूला कवर किया है, ठीक है। तो फिर 50 क्वेश्चन है, पहले 25 क्वेश्चन रहेगा और आंसर सबसे लास्ट में रहेगा। फिर आपका रहेगा 26 से 50 तक, उसका भी आंसर सबसे लास्ट में रहेगा। मतलब आंसर सबसे लास्ट में आपको दिया जाएगा, ओके। ताकि आप क्या करें, पहले आंसर को चेक करें सकते हैं या नहीं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ओके। तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज का सूत्र, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का PRT/100, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, PRT/100 ऑप्शन बी, ठीक है। P क्या होता है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। R क्या होता है, रेट यानी कि दर। और T मतलब टाइम, यानी कि समय गुने मूलधन गुने दर बट्टा 100। तो ये साधारण ब्याज आ जाएगा, ठीक है। चलिए साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला है। आगे देख लेते हैं। तो अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में भी काम देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे है, ये यूनिट 1 पूरा का पूरा कंपटीशन एग्जाम पे बेस्ड है। साधारण ब्याज में कुल राशि क्या होती है, तो साधारण ब्याज में जितना भी राशि होता है, कुल अमाउंट, उसको क्या बोलते हैं। तो कुल अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन, यानी कि हमारा जितना मूलधन है प्लस ब्याज, जितना भी इंटरेस्ट मिला, इन सभी को हम लोग अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट में क्या क्या आएगा, पूरा अपना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, अमाउंट बराबर, ठीक है। तो इसको मिश्रधन भी बोलते हैं, कुल राशि को मिश्रधन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कुल राशि को मिश्रधन भी बोलते हैं, जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को जोड़ा जाता है। मतलब जैसे हमने ब्याज पे लगाया तो जो ब्याज हमको मिला, ठीक है, सूद जो मिलता है ना, सूद और हमारा मूर, सूद और मूर दोनों को जोड़ेंगे तो वही होगा कुल राशि, यानी कि मिश्रधन, ठीक है, अमाउंट इंग्लिश में बोलेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला आ जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट किस पर आधारित है। ये चक्रवृद्धि ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये किस पर आधारित है। तो देखिए इसमें ब्याज का ब्याज लगता है, आपको मालूम है ब्याज का ब्याज लगता है, जैसे कि बिजली बिल जो आता है हम लोग का, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में मिल के आता है, ठीक है। तो किस पे आधारित है, मूलधन प्लस पूर्व ब्याज, मूलधन और हमारा पूर्व ब्याज, ठीक है। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल प्लस जितना ब्याज लगा था उस ब्याज का भी ब्याज लगेगा, आपको मालूम है अच्छे से, हाँ, ठीक है। तो यह क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल ब्याज और हमारा मूलधन जितना है उसको जोड़ के अगला ब्याज जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी कि ब्याज का ब्याज, ब्याज ऊपर ब्याज, ब्याज ब्याज ऊपर ब्याज, सूद का भी सूद लगता है। और साधारण ब्याज में केवल मूर पे ही सूद लगता है, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब एस से सेलिंग प्राइस, विक्रय को सेल बोलते हैं, ठीक है, सेल मतलब बेचना, तो एसपी बोलते हैं। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस से अधिक हो तो क्या होगा। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, मतलब जितना से हम खरीदे हैं उससे ज़्यादा हमारा विक्रय मूल्य होगा, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। हम 100 रुपया में खरीदे और बेचे हैं 200 में, ठीक है। तो यही पूछा गया है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो हमें क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। और अगर हमारा क्रय मूल्य अधिक हो जाएगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो हमें हानि होगा। मतलब क्रय मूल्य हम 100 रुपया है और
विक्रय मूल्य मेरा 50 रुपया, 50 रुपया में बेच दिए तो हानि हो रहा है मेरा 50 रुपया का, तो क्या होगा, हानि होगा, समझे। तो विक्रय मूल्य अधिक होना चाहिए, क्रय मूल्य कम होना चाहिए। नेक्स्ट, लाभ का सूत्र क्या है, तो लाभ का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो लाभ में कब होता है, जब हमारा विक्रय मूल्य अधिक हो, यानी कि सेलिंग प्राइस अधिक हो, और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो हमारा लाभ आएगा। सो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट आता है हानि क्या होता है, तो हानि कब होता है, अभी मैंने बताया जब हमारा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस अधिक हो और सेलिंग प्राइस कम हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, सीपी माइनस एसपी, सीपी कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी, तो हमारा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें हानि होगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 7, लाभ प्रतिशतता का सूत्र क्या है। देखिए लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है, लाभ का एक सूत्र होता है कि भाई विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को माइनस कर दो तो वो लाभ निकल जाएगा, लेकिन लाभ प्रतिशत कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है। तो इसके लिए सूत्र क्या है, लाभ प्रतिशतता का सूत्र। लाभ प्रतिशतता का सूत्र क्या कहता है कि प्रॉफिट जितना होता है, जितना लाभ हुआ उसको 100 से गुना करो बट्टा क्रय मूल्य, ठीक है। यानी कि लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, ठीक है। ये ऑप्शन बी नोट डाउन कर लीजिएगा। आप बोलिएगा खाली बी भी आता है, नहीं ऐसा बात नहीं है, बी भी नहीं आता है, अभी और भी ऑप्शन है। हानि प्रतिशत क्या है, तो जिस तरह से लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य था उसी तरह से हानि का क्या है फॉर्मूला। तो देखिए मैंने थोड़ा सा इंग्लिश का भी यूज किया, थोड़ा सा हिंदी का भी, ताकि एग्जाम में किसी में भी आए तो आप लोग डील कर सके, ठीक है। तो जिस तरह से लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, उसी तरह से इसमें हानि यानी कि लॉस इंटू 100 बट्टा सीपी, ठीक है। हानि गुने क्रय मूल्य बट्टा 100। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हानि प्रतिशत हमेशा, क्या हल्ला हो रहा है यार, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट, साझेदारी में लाभ किस अनुपात में होता है, तो जब हम लोग 2 या 3 या 4 या जितने भी लोग पार्टनरशिप करते हैं तो लाभ किस अनुपात में बांटा जाता है इन पार्टनरशिप। अच्छा इनमें क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में, हाँ सब में हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ताकि क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। साझेदारी में जो लाभ होता है वो किस अनुपात में बांटा जाता है, तो जब भी हम लोग साझेदारी करते हैं तो लाभ हमेशा पूंजी, ठीक है, पार्टनरशिप करते हैं तो क्या होता है, पूंजी और टाइम के साथ बांटा जाता है कि वो कितना पूंजी लगाया और कितना टाइम दिया। जैसे कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति है जो कि 10-10 हज़ार रुपया लगाया और 1 साल के लिए लगाया, दूसरा व्यक्ति आता है 6 महीना बाद और वो 5,000 रुपया लगाता है, तो उसका पूंजी कितना लगा रहा है और कितना टाइम दिया इस पे निकाला जाता है, ठीक है। तो साझेदारी में पूंजी और समय दोनों को ध्यान रखा जाता है, ठीक है। साझेदारी केवल पूंजी पर नहीं, ना केवल टाइम पे, बल्कि दोनों को ध्यान रख के इसको निकाला जाता है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का अर्थ क्या है। प्रतिशत मतलब होता है प्रति 100, प्रति 100, ठीक है, प्रति 100, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिशत मतलब प्रति 100, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, औसत का सूत्र क्या है, तो औसत जब निकालते हैं हम लोग एवरेज, तो एवरेज निकालने का सूत्र क्या है, ठीक। तो एवरेज का एक सिंपल सा सूत्र है कि सभी संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की संख्या, ठीक है, सभी का जोड़ लीजिए और उसको उस संख्या से भाग दे दीजिए। जैसे 1 से 10 तक का औसत क्या आएगा, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 7 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10, सबको जोड़िए 1 से 10 तक और 10 से भाग दे दीजिए, सिंपल बट्टा 10, ठीक है। तो एवरेज सभी संख्याओं का योग बट्टे कितने संख्या है उसको जोड़िए टर्म, ठीक है। 10 किलो 5 किलो 7 किलो 8 किलो 9 किलो 15 किलो का 10 गो व्यक्ति है, तो सब व्यक्ति को जोड़िए और कितना व्यक्ति है 10 गो, तो 10 से भाग दीजिए, समझ रहे हैं। तो योग बट्टे संख्या, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, अगला है अनुपात को कैसे दर्शाया जाता है, तो अनुपात को ये साइन से दर्शाते हैं, ये देखिए बिंदु बिंदु 2 को रहता है, ए अनुपात बी, ठीक है। और अनुपात का दूसरा अर्थ होता है भाग यानी कि बट्टा, ठीक है। ए बट्टा बी भी हम कर सकते हैं अनुपात को, ठीक है, ए बट्टा बी भी लिखेंगे तो भी हमारा आएगा वही। नेक्स्ट यदि ए अनुपात बी मतलब ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी,
ठीक है, यानी कि A रेशियो B इज इक्वल टू B रेशियो C हो तो सही संबंध क्या है। ठीक है, यदि A बट्टा B और B बट्टा C बट्टा D हो तो सही संबंध क्या आएगा। तो सिंपल से, यहाँ पे मेरे पास आज माउस नहीं है ना, बहुत बुरा लग रहा है यार। ठीक है, इससे मैं कर पाऊंगा, लैपटॉप से मुमकिन नहीं लग रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखिए A बट्टा B लिखिए, लिखिए A बट्टा B बराबर दीजिए, बराबर चिन्ह C बट्टा D। ठीक है, तो जब आप इसको एक साइड से दूसरा साइड चेंज कीजिएगा बट्टा वाला तो गुना हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, A बट्टा B था और C बट्टा D था, तो A गुने D बराबर B गुने C आएगा। ठीक है, यही चीज आएगा आपका। तो ये आसान है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो इसको हटाना पड़ेगा। माउस मैंने ऑर्डर कर दिया है, 1-2 दिन लगेगा मेरा माउस आने में। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला जाता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। सिंपल से आपको मालूम है क्या होता है, भुजा गुने भुजा, यानी कि एरिया इंटू एरिया, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ये। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा। ठीक है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बहुत आसान है ना। हाँ, ये सबको नोट करना है आपको, ये सबसे इजी है, इससे इजी शायद आपको नहीं मिलेगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस बी होता है आयत का क्षेत्रफल, 2 इंटू एल प्लस बी होता है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। 1 मिनट, सॉरी, 2 इंटू एल प्लस बी जो है इसका आयत का परिमाप है, मतलब 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो वो परिमाप निकलता है, सॉरी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, एल इंटू बी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई होता है एल इंटू बी। ठीक है, तो किसी रूम का, कमरा का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकलेगा, एल इंटू बी। और अगर इसी कमरा में आयत का विकर्ण जिसको बोलते हैं, कि एक आयत में, एक घर में, कमरा में सबसे लंबा जो छड़ रखा जाएगा ना एक कोना से दूसरे कोना, उसको आप कैसे निकालेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो वो फिर त्रिकोणमिति फॉर्मूला लगेगा वहाँ पे, वो भी इजी है। चलिए नेक्स्ट, पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। घन का आयतन क्या है, तो घन का आयतन सबको मालूम है। देखिए सिंपल सिंपल फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिया है। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब, यानी कि भुजा गुने भुजा गुने भुजा, 3 बार भुजा होता है। ठीक है, भुजा का क्यूब ए क्यूब हो जाएगा। और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या पूछा है हमें, आयतन, आयतन हो जाएगा ए क्यूब, लेकिन घन का क्षेत्रफल पूछे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 6 ए स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, अगला आ जाता है रेखीय समीकरण का सामान्य रूप क्या है। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइनर इक्वेशन। तो जो रेखीय समीकरण होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्लास 9 का है, आपने क्लास 9 में इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है, सिंपल ये रेखीय समीकरण। पूरा बाहर में गाली चल रहा है, अरे माय पठा नदी खाटी। ठीक है, तो बाहर में गाली चल रहा है, क्या कीजिएगा, होता ही है, जिसके घर में होता है वो उसका तो जान पनिया जाता है कि वहाँ पे क्या जो है लड़ाई झगड़ा, एकदम आपके भी घर में होता होगा, कभी मम्मी पापा लड़ते होंगे, कूटा कूटी, चुंदिया चुंदी, झपटा झपटी, एकदम पटका पटकी। ठीक है, तो आप भी परेशान हो जाते होंगे ना। तो ये लाइनर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम में आएगा। पीडीएफ आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ज्ञान सागर ऐप पे सब है, और सभी पीडीएफ आपको डाउनलोड करके रख लेना चाहिए। ठीक है, अभी, ठीक है, सेमेस्टर 3 का भी अपलोड है, 4 का भी अपलोड है, 5 का भी अपलोड है, पूरा डाउनलोड करके रख लो, पढ़ लो। ठीक है, सिर्फ 60 रुपया में कंप्लीट ग्रेजुएशन को पढ़ा रहा हूँ यार। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सामान्य रूप क्या है, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या है। तो ये तो हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पे रेखीय समीकरण का सामान्य रूप एक्स स्क्वायर प्लस, 1 मिनट, ये 17 नंबर था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था कि रेखीय समीकरण का सामान्य रूप क्या है, इसका हो जाएगा ए एक्स प्लस बी ए प्लस 0। ठीक है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा,
जबकि यहाँ पे जो आ जाएगा हमारा द्विघात समीकरण, उसका ये वाला था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इसका था फॉर्मूला। ठीक है, मैं थोड़ा सा गलती किया, ये फॉर्मूला द्विघात समीकरण का है, वो लाइनर इक्वेशन का गलत बताया। ठीक है, लाइनर इक्वेशन का नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण का है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, क्योंकि देखिए मैं भी मैथ छोड़े हुए ना, मतलब मेरा 12th के बाद आर्ट्स हो गया, मैं 12th दिया, उसके बाद मैंने 10th के बाद मैंने आर्ट्स ले लिया, तो मैथ से नाता टूट गया। फिर ग्रेजुएशन किया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, फिर इधर पीजी किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर बीएड कर रहा हूँ, तो मेरा मैथ से नाता टूट गया। हालांकि मैंने जनरल कंपटीशन का मैथ पढ़ा है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत याद है, नहीं तो वो भी याद नहीं रहता। हालांकि मैथ में मेरा अच्छा खासा स्कोर था, 100 में 97 लाया हूँ भाई 10th में। चलिए, द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, तो द्विघात, देखिए द्विघात सिंपल सा है, यहाँ पे पूछा गया द्विघात तो कितना होगा, 2 होगा, सिंपल सा है। ठीक है, 2 घात में 2 होगा, ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, अगला जाता है 20 नंबर क्वेश्चन है, औसत का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो औसत का प्रयोग बीच का मान निकालते हैं, केंद्रीय मान, केंद्रीय मतलब सेंट्रल वैल्यू यानी कि मिडल वैल्यू, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है कि बीच का मान कितना है। ठीक है, इसीलिए हम लोग औसत निकालते हैं। प्रतिशत हमेशा किस में व्यक्त किया जाता है, तो प्रतिशत हमेशा अंश में व्यक्त करते हैं, दशमलव में या 100 में, तो प्रतिशत हमेशा 100 में व्यक्त किया जाता है, किसमें, प्रति 100। ठीक है, ऑप्शन सी, परसेंट, वही तो बोलते हैं परसेंट, यानी कि प्रति 100। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि लाभ शून्य हो, मान लीजिए लाभ 1 टका नहीं है, तो क्या होगा, जितना में बेचे हैं उतना में ही खरीदे हैं, न लाभ न हानि। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, न लाभ न हानि। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे कि साधारण ब्याज में ब्याज किस पर लगता है, जो साधारण होता है ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, उसमें ब्याज किस पर लगता है, तो केवल मूलधन पे लगता है। ठीक है, केवल मूलधन पे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज केवल मूलधन पे लगता है। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ जाता है साझेदारी में पूंजी समान हो, साझेदारी जब करते हैं पार्टनरशिप तो पूंजी समान हो, मान लीजिए आपने लगाया था 1 लाख रुपया और मैंने भी लगाया 1 लाख रुपया। ठीक है, हालांकि आपके पास नहीं है 1 लाख, मुझे मालूम है, और मेरे पास भी नहीं है 1 लाख। ठीक है, तो साझेदारी में 1 लाख रुपया करके हमने लगाया। ठीक, तो समान पूंजी हो तो लाभ किसके अनुसार बांटा जाएगा, जो लाभ है वो देखा जाएगा समय। तो मैंने 2 चीज बोला था कि कितना टाइम, मैंने 1 साल से बिजनेस कर रहा हूं और आप बाद में आए 4 महीना बाद और 1 लाख लगाए, तो क्या क्या देखिएगा कि भाई पार्टनरशिप में कितने कितना पूंजी दिया और कितना समय दिया, तो जब पूंजी समान हो तो समय देखा जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, यार इतना गाली बक रहा है ना कि बोलूं, झारखंड का तो गाना सुने यार, खाटी नदी है मारी भैया ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाली चल रहा है, क्या बताएं, हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा चल रहा है बीच में हम लोग बोलने भी नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर बोलेगा कि बीच में बोलता रहा है चलिए, रूम चेंज करूँगा, मैं रांची में रूम लिया हूँ ना, तो रूम चेंज करूँगा। मैं सोचा कि बोकारो से थोड़ा सा यार बाहर निकलूँगा तो यहाँ पे माहौल अच्छा होगा, नहीं, कहीं पर भी रहिए माहौल वही रहने वाला है, आपको अपने माइंड को चेंज करना होगा। ठीक है, औसत की इकाई क्या होती है, तो जब हम लोग एवरेज निकालते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है, अरे भाई इतना गार करेगा तो फिर लड़ा सॉरी दोस्तों, मैं गलत गलत वर्ड बोल देता हूँ क्या बताए झगड़ा होने लगता है मुंह से निकल जाता है, क्या होता है चलिए, औसत की इकाई क्या होती है, तो जब हम लोग एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है, देखिए एवरेज फाइंड करते हैं तो उसका यूनिट जो होता है वही इकाई होता है जो आंकड़ों की इकाई होती है, यानी जो सबसे छोटे यूनिट होती है। ठीक है, मूल डेटा के समान। ओके, तो देखिए झारखंड में वो अभी जो मैंने वर्ड बोला वो लड़कों के लिए आम बात है ना, और मैं भी झारखंड का ही लड़का हूँ, तो क्या होता है, और वही उसी फैमिली से बड़ा हूँ बचपन से ही, वही गली मोहल्ला जो जैसा दोस्त लोग रहता है, ठीक है, माई बहन करता है वैसा मैं भी करता था, तो धीरे धीरे कम हो गया है, बट मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा कम प्रयोग करता हूँ, लेकिन क्या करूँ अब है तो कभी ना कभी तो वो चीज़ बाहर आएगा ही।
लड़ाई झगड़ा होता है तो मेरा भी मुंह से निकल ही जाता है, और जरूरी भी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, उसका आंसर है। फिर आपका यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 26 से फिर आपका शुरू होता है और ये फिर चलता है, ठीक है। तो पार्ट 2 यहाँ पे कॉमर्शियल अरिथमेटिक। देखिए अब जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा। तो यदि मूलधन शून्य हो तो साधारण ब्याज कितना होगा। तो अभी हमने बात किया 1 मिनट, अब मैं थोड़ा रिलैक्स लूंगा 5 मिनट, उसके बाद फिर कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल शून्य हो तो साधारण ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन इंग्लिश में इफ क्या है, इफ द प्रिंसिपल इज जीरो व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा यदि प्रिंसिपल जीरो होगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, समय के बराबर, दर के बराबर, शून्य या मूलधन के बराबर। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, साधारण ब्याज कितना होगा। यदि मूलधन ही हमारा जीरो है, प्रिंसिपल ही जीरो है, 1 रुपया खर्चा नहीं करेंगे तो सिंपल सा आंसर है ना भाई, जीरो है तो जीरो ही होगा। अब 1 रुपया हम फ्री दे दिए तुमको, लो। फ्री में क्या क्या मिलता है, जान मिलता है फ्री, लो यार। प्यार मिलता है फ्री, प्यार फ्री में मिलता है, नहीं मिलता, पैसा लगता है। तो फ्री में जो चीज मिलता है, जैसे कि मुंह का जवान फ्री में होता है ना, गाली वगैरह फ्री होता है, तो ये सब मूलधन शून्य हो तो साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि फ्री का ड्यू हो रहा है तो शून्य होगा, सिंपल से बात है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में राशि अमाउंट क्या होती है, तो अभी हमने ये सब पढ़ा है, ठीक। यहाँ पे क्या पढ़े कि मूलधन प्लस ब्याज पे लगी जाती है, मूलधन प्लस ब्याज पे लगाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। यदि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य बराबर हो तो क्या होगा। तो ना लाभ होगा ना हानि होगा, ठीक है, ना लाभ ना हानि, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके आगे देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूं, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। लाभ प्रतिशत की गणना किस पर की जाती है, जो लाभ प्रतिशत है उसकी गणना किस पर की जाती है। तो अभी मैंने बताया था लाभ प्रतिशत कैसे निकालिएगा, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ प्रॉफिट की गणना किस पर करेंगे आप, तो लाभ प्रॉफिट जो होगा ना वो क्रय मूल्य पे होगा। वहां पे तो 3 चीज तो है, ये है ना, क्रय मूल्य है, 100 है और एगो लाभ है, तो सिंपल सा है, क्रय मूल्य पे करेंगे। हानि प्रतिशत की गणना किस पे करेंगे, यही चीज अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि आप हानि प्रतिशत की गणना किस पे करेंगे, ठीक है, तो वो भी आपका किस पे होगा, वो भी क्रय मूल्य पे ही होगा। लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, क्रय मूल्य पे ही होगा, ठीक है। हानि प्रतिशत की गणना किस पे की जाती है, क्रय मूल्य पे, ठीक है। कि कितना प्रतिशत का हानि हुआ तो किससे कंपेयर कीजिएगा, कितना में खरीदे उसी से कंपेयर करेंगे कि भाई कितना में खरीदा तब बताओ। जैसे बोलेंगे अरे मेरा 10 रुपया का हानि हुआ, तो पूछेगा कितना में खरीदा था, मतलब क्रय मूल्य पे आश्रित है सारा बात, ठीक है। साझेदारी में यदि समय समान हो तो लाभ किस अनुपात में बांटी जाती है, तो दो ही चीज पे ध्यान रखा जाता है, समय और पूंजी, ठीक है। बाकी आप लोग कर लीजिएगा, बहुत आसान आसान है। ये पार्ट 1 हुआ। पार्ट 2 आप लोग का कौन शुरू करेंगे, प्रेरणा मैम, ठीक है। 50% का भिन्न क्या होता है, 50 को क्या भिन्न होगा, तो 50 को ऊपर में रखिए और नीचे में 100 रखिए, काट दीजिए, 50 के 50, 50 दूना 100, 1/2 आएगा, ठीक है। वही अगर हम बोलेंगे कि 25 का कितना होगा, तो 25 को ऊपर में रखिए, नीचे में 100 रखिए। प्रतिशत मतलब बट्टा 100, ठीक है, 50/100। 25 को पूछेंगे 25 का कितना प्रतिशत, तो 25/100। 10 का कितना परसेंट, तो 10/100। 20% का कितना होगा, तो 20/100, ठीक है। जितना आएगा उसको निकालिए, ये वही आपका रहेगा, ठीक है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, बाय, जोहार।